हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा संस्था जो है पटना के मुसलमपुर हाट में स्थित है। हमारे संस्था में बीपीएससी और बिहार दरोगा क्लास चल रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और अभी हम लोग जो करा रहे हैं बिहार शिक्षा भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। तो हमारा भूगोल का सीरीज चल रहा है जिसमें 4 सीरीज हो चुका है। आज हमारा 5वां सीरीज है। तो हम 5वां सीरीज का पहला प्रश्न देखेंगे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप मेरा पहला प्रश्न देखिएगा तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसका आंसर के बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और हम इसे पूरी मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं मैप से। ये हमारा भारत हो गया। और भारत के अगर दक्षिण और पूर्व में देखिएगा तो आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी में ही हमारा एक द्वीप है जिसे बोलते हैं अंडमान निकोबार। देखते हैं। और अगर इसमें द्वीप की बात करें तो द्वीप का कुल संख्या लगभग आपको मिलेगा 247। द्वीप की संख्या 247 मिलेगा। और हम इसमें 7 द्वीपों पर के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तरी अंडमान। इसे बोलते हैं मध्य अंडमान। इसे बोलते हैं दक्षिणी। और इसे बोलते हैं लिटिल। और ये दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये बहुत आप अभी देखे होंगे, यही प्रश्न में था। तो आगे हम देखते हैं। इसके नीचे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार निकोबार। और सबसे नीचे में आप आइएगा तो सबसे बड़ा द्वीप अगर बोले भारत के तो आपको ग्रेट निकोबार मिलेगा। ये हमारा हो गया ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा इंदिरा पॉइंट। जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। और ये 2004 में जब ज्वालामुखी आया था सुमात्रा द्वीप के पास तो ये जलमग्न हो गया, जो इंदिरा पॉइंट है। और ग्रेट निकोबार के नीचे आप आइएगा तो आपको मिलेगा ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल ही है जो हमारे भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। और यहाँ पर जो इंडोनेशिया का द्वीप है उसे हम सुमात्रा द्वीप के नाम से जानते हैं। और सुमात्रा द्वीप के नीचे आप आइएगा तो आपको जावा द्वीप मिलेगा। और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के अलग करने वाला सेंडल द्वीप जो आप देखेंगे, सेंडल चैनल होगा यहाँ पर। सॉरी, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। और हम अब देखते हैं पहले उत्तरी अंडमान के बारे में। तो आपको यहाँ पर आपको जो इस द्वीप का सबसे बड़ा या सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपको यहाँ पर सेंडल पिक चोटी मिलेगा। आप देखेंगे सेंडल पिक। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई 738 मीटर है। और ये आपको अगर मध्य अंडमान पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर ही आपको मिलेगा मध्य और उत्तरी अंडमान के बीचों में नारकोंडो द्वीप, नारकोंडो ज्वालामुखी। और इसके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ बैरन ज्वालामुखी मिलेगा, जो हमारे भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहें तो आप दक्षिण पूर्व के एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हम बैरन ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया बैरन ज्वालामुखी। और आप दक्षिणी अंडमान पाइएगा तो आपको यहाँ अंडमान निकोबार का राजधानी मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। और आपको यहीं पर एक मिलेगा सेलुलर जेल,
जिसे हम काला पानी के नाम से जाने जाते हैं। जब ब्रिटिश भारत में थे तो यहाँ पर ही भारतीयों को काला पानी का सज़ा दिया जाता था। सेलुलर जेल है। ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम अगला पर देखते हैं। अगर इसका बात करें तो ये हमारा जो है एक तरह से हिमालय का ही भाग है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोको द्वीप कोको चैनल मिलेगा, जो म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, उससे अलग करता है। और ये जो कोको द्वीप है म्यांमार का, ये आपको हिमालय का ही भाग है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में अगर आप सबसे बड़ा राज्य का देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान। अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। छोटा राज्य देखेंगे तो आपको गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा में राजस्थान हो जाता है। दूसरे पर आएंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र, और अगर गोवा में देखेंगे तो गोवा के बाद आपको सिक्किम मिलेगा सबसे छोटा राज्य में। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखें तो आपको यूपी मिलेगा। जनसंख्या में यूपी आपको सबसे बड़ा राज्य मिलेगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे तो आपको सिक्किम हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य, तो आपको लद्दाख हो जाएगा, और सबसे छोटा में आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में स्थित है। अगर आपको जनसंख्या घनत्व में बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, और सबसे कम में आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असम राज्य कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो इसका आंसर तो 7 हो जाएगा। अब हम मैप से देखने की कोशिश करते हैं। मैप कहाँ से आएगा? तो ये हमारा भारत का मैप हो गया, राजनीतिक मैप। अब इसमें हम देखते हैं कि असम राज्य से कौन कौन सी सीमा साझा करता है राज्य। तो हम देखेंगे असम के अगर सबसे उत्तर पूर्व में तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। अगर उसके नीचे आइएगा तो नागालैंड है जो आपको असम से सीमा साझा करता है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। इसके बाद आइएगा तो मणिपुर है, फिर आपको मिजोरम हो जाएगा। इधर आइएगा तो आपको त्रिपुरा है, और फिर यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल है, मेघालय है पश्चिम बंगाल से नीचे। तो आप राज्यों की संख्या गिनेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारा असम से लगने वाला हो गया। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आप इसका आंसर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश होगा। ये लगभग 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगर राज्यों का संख्या आप देखेंगे यूपी का,
तो ये हो जाएगा, आप इधर सबसे पूरब में आइएगा तो हो जाता है इसका बिहार, फिर उसको नीचे बिहार से नीचे आइएगा तो आपको झारखंड है, झारखंड है, झारखंड से नीचे आप आइएगा तो छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है यूपी, राजस्थान, और इधर आप देखेंगे तो उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा सा देखेंगे तो मैप में आप ध्यान से तो साझा करता है। इसके बाद ये हमारा दिल्ली हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हरियाणा हो गया। तो हम देखते हैं मैप कितने राज्यों से लगता है, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो हमारा हो गया इससे सबसे ज़्यादा साझा करने वाला यूपी। इसके बाद अगर हम बिहार का बात करें, अगर हम बिहार से कई एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो बिहार का बात करेंगे तो आपको 3 राज्यों से सीमा साझा करता है बिहार। अगर आप देखेंगे इसके पूरब में, तो इसके पूरब में आपको मिल जाएगा, बिहार का पूरब में अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, सॉरी पश्चिम बंगाल है, और अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड है, और इसके उत्तर में आप देखेंगे तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर जाइएगा तो एक ऐसा देश है जिससे बिहार से सीमा साझा करता है, उसका नाम है नेपाल। ये हमारा नेपाल हो गया। और ये हम एक ऐसा देश है जिससे हमारे भारत का सीमा लगता है, और ये जो नेपाल देश है ये पूरी तरह से स्थलबंद देश है। ऐसे तो आपका भूटान भी बंदी देश है। तो ये हमारा तो हो गया। सेकंड प्रश्न हम देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाता है अंडमान निकोबार। और जारवा एक ऐसा जनजाति है जहाँ मानव गतिविधियाँ को प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार। और अगर अंडमान निकोबार के जनजाति की बात करें तो यहाँ आपको और भी जनजातियाँ देखने को मिलेगा, जैसे ओगो हो गया, एक और होता है सोममेन होता है, सोपेनमेन होता है, सॉरी ये 3 जातियाँ तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा देखने को यहाँ पर। लेकिन ये जनजाति यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बार चर्चा में आया था लगभग 18-19 में कि कोई अमेरिकी यात्री आए थे जो यहाँ जब मना करने के बाद भी चले गए थे, तो उन्हें मार कर ये लोग ने फेंक दिया था। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप पर जो यहाँ पर आपको चेचो जनजाति मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में अगर जनजाति की बात करें तो यहाँ पर भील जनजाति है। और जो अगर भील जनजाति के बारे में बात करें तो भारत के सबसे बड़ी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का है। सबसे पहले नंबर पर आपको भील जनजाति आ जाएंगे भारत का। इन लोगों का जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे स्थान पर आता है गोंड। और अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड में आपको मुंडा, संथाल ये सब मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत भील यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अगर भील जनजाति की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे जनसंख्या में इनको सबसे ज़्यादा ये लोग हैं। तो ये लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इतने राज्यों में इन लोगों की जनसंख्या पाया जाता है। अगर भारत के कुल जनसंख्या में अगर जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो हमारा पूरे हो जाता है, पूरी जनसंख्या में अगर देखेंगे तो आपको जनजातियों की जनसंख्या 8.6% है, 8.6%।
अगर हम भारत के देखें कि कौन ऐसे राज्य है जहाँ पर कोई जनजाति नहीं पाए गए हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार, तो आप उसमें देखेंगे तो पंजाब है, हरियाणा है, और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक भी जनजाति नहीं मिलते हैं। एक है चंडीगढ़ और एक है पुडुचेरी। यहाँ पर आपको एक भी जनजाति नहीं मिलेंगे देखने को। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, अभी 2021 का जनसंख्या तो आया नहीं है। अगर हम बिहार के बात करें कि अगर हम बिहार पढ़ रहे हैं बिहार के एग्जाम के बारे में, तो बिहार में कौन से जनजाति सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बिहार पूछा हुआ बीपीएससी में आपको यहाँ पर संथाल जनजाति का संख्या जब सबसे ज़्यादा है बिहार में। और कुछ और जनजाति पूछा जैसे एग्जाम में आप देखेंगे तो पूछा हुआ है गद्दी जनजाति आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। एक थारू जनजाति है, जो थारू जनजाति का विस्तार देखिएगा तो आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई प्रदेश में मिलता है। थारू जनजाति के बारे में बात करें तो ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मानते हैं। तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर का अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा। और बुलर झील के बात करें तो बुलर झील पूरे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। और यहाँ पर आपको बुलर झील का में पानी झेलम नदी से प्राप्त करता है। और इसी के बुलर झील के होकर ही आपको जाता है झेलम नदी। और झेलम नदी का उद्गम का बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से ही इसका उद्गम होता है। इसको सॉरी एक झील है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। और अगर आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख के झील के बारे में बात करेंगे तो आपको वहाँ पर जितना भी जैसे बेरीनाग से निकलता है सॉरी। और इस बेरीनाग शेषनाग जितना भी झील है नाग से अगर आप देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। अगर ताल से आप झील के बात करेंगे तो ताल में आपको जितना भी अगर ताल से आपको रिलेटिव झील का मिलता है कहीं भी एग्जाम में तो आप देखेंगे तो ये आपको उत्तराखंड से मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ झीलें हैं। अगर हम भारत के सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील है और ये खारे पानी का झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और इसके अगर हमें चिल्का झील की बात करें तो एशिया का ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है खारे पानी का। और अगर अब हम और झीलों की बात करें तो जैसे आप देखेंगे एक झील है सिक्किम में, उसका नाम नहीं याद आ रहा है सॉरी। जब हम झील पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसमें लगभग आपको 73% वर्षा प्राप्त होता है। और इसका अगर आप देखेंगे भारत में प्रवेश तो ये जून से में इसका होता है। और ये सबसे पहले केरल के तट मालाबार तट से ही प्रवेश करता है। और ये अरब सागर अगर भारत में अगर मानसून की बात करें तो भारत में मानसून का 2 शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है और एक अरब सागर से करती है। और ये जून से सितंबर तक रहता है। अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का हम बात करें तो जून से सितंबर तक रहता है और इसे 73% वर्षा होता है। इसे ना भारत का कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अभी भी हमारे भारत में कृषि के लिए सिंचाई का व्यवस्था सिर्फ 49% ही है। बाकी 51% हमारे भारतीय किसान मानसून पर ही निर्भर रहते हैं।
अगर इसको बोले तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इसे धुरी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम एक और मानसून है उत्तर पूर्व मानसून, ये जाड़े के दिन में हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर बारिश कराता है। ये लगभग 12% वर्षा कराता है तमिलनाडु के तट पर, जो केरल वो कोरोमंडल तट है। और ये हमारा हो गया पश्चिमी पूर्वी होता है, छूट गया है। और हमारे भारत में मानसून में अगर देखें तो ऋतु हमारे भारत में 3 प्रकार के हैं। अभी आप लोग हमेशा पेपर में देख रहे होंगे कुछ दिन पहले कि हमारे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी केरल के तट पर नहीं टकराया था, लेकिन अभी टकरा गया है। कुछ दिन पहले बिहार के पूर्णिया में प्रवेश किया था, लेकिन अभी जैसे अरब सागर में एक चक्रवात आया था, जिसके वजह से वो हमारे बिहार में बारिश नहीं किया, वो पूर्णिया में ही रुका हुआ था। लेकिन कल के अगर पेपर में आप देखेंगे तो दिया हुआ था कि आज से कल तक पूरे बिहार में मानसून का प्रवेश हो जाएगा। अगर हम देखें तो ऋतु का तो 3 ऋतु होता है। एक है ग्रीष्म ऋतु, इसका अगर ग्रीष्म ऋतु का बात करें तो हमारा ये हो जाता है जून से सितंबर। एक हो जाता है शीत ऋतु, शीत ऋतु के बात करें तो होता है नवंबर से फरवरी। और एक आ जाता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के बात करें तो आपको मिल जाएगा मार्च से लेकर मई तक। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर खुशी मनाया जाता है तो बसंत के ऋतु में। अगर बसंत के ऋतु को देखेंगे तो आपको हर पेड़ पौधे में फूल लगे हुए मिलेंगे, नए नए पत्ते दिखने को मिलेंगे। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं पेड़ कि बसंत ऋतु में अपने सारे पत्ता गिरा देते हैं और फिर नए पत्ते का निर्माण करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 6ठा नंबर का क्वेश्चन। अब 8वां देखते हैं। 8वां नंबर कहता है क्वेश्चन, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा नहीं होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो वर्षा होता है वो आपको जाड़े के दिन में होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में। और ये भारत के लौटती मानसून के वक्त बारिश कराता है। और अगर आप देखेंगे भारत का मैप है तो ये हमारा कोरोमंडल तट हो जाता है। और यहीं पर जब ये मानसून लौटते हुए आता है तो कुछ यहाँ पर उच्च तापमान बन जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर रुक जाता है। और रुकने की वजह से यहाँ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बारिश कराता है। और सबसे ज़्यादा अगर तमिलनाडु में बात करें तो वर्षा इसी वक्त होता है। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कहा जाता है कि यहाँ पर गेहूं का खेती नहीं होता है। और केरल में भारत का सबसे पहले मानसून आता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और इसी मानसून में आपको 73% वर्षा प्राप्त होता है। और आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कर्नाटक में भी वर्षा होता है और उड़ीसा में भी इसी से होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी से। सिर्फ एक तमिलनाडु राज्य है हमारे भारत का जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया 7वां प्रश्न। हम 8वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रसित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार। बिहार में आप देखेंगे तो हमेशा साल भर में कहीं ना कहीं बाढ़ हमेशा देखने को थोड़ा ना थोड़ा मिलता ही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 38 जिला में से 28 जिला बाढ़ से प्रभावित होता है। और इसमें से अगर सबसे ज़्यादा कहें तो इसमें से सबसे ज़्यादा 17 जिला ऐसा है जहां आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित मिलेगा। और अगर मैप से भी हम देखते हैं और बिहार में आप देखेंगे तो ये बिहार का मैप है। और बिहार के मध्य से गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी के अगर आप उत्तर में चले जाइएगा ना
तो आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मिलेगा। और यहाँ पर बाढ़ आने का बहुत कारण है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हिमालय नदी हो गया, हिमालय से निकलने वाला, और जब हिमालय से नदी निकलती है तो वहाँ से अपने साथ गाद लेके आती है, और ये गाद नदी के तल में बैठ जाता है, जिसके वजह से नदी का तल भर जाता है। और जब बारिश का मौसम आता है तो जिसमें ज़्यादा पानी आता है तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। इसका मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है। कभी कभी बाढ़ आने के कारण में देखेंगे तो बादल फट जाना या लगातार बारिश होते रहना। तो आप देखेंगे बाढ़ आने का कारण ऐसा भी है कि उत्तर बिहार में जो है बहुत सारे हिमालय नदी है, देखेंगे तो जैसे गंडक हो गया, कोसी हो गया, या फिर घाघरा नदी, ये सब है। और आप कोसी नदी के बारे में जानते होंगे। मान लीजिए हमारा कोसी नदी है, जिसे हम बिहार का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि एक विनाशकारी रूप धारण करती है बारिश के मौसम में। अगर बिहार का अगर हम दक्षिणी बिहार की बात करें तो आपको दक्षिणी बिहार ऐसा है जहां आपको 4 जिला एकदम सूखा ग्रसित जिला है। ये हमारा 4 जिला हो गया जो सूखा ग्रसित है। और अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बाढ़ या सूखा आने का कारण जलवायु परिवर्तन है। और इसके बाद अगर बिहार के बाद आप देखेंगे तो यूपी का स्थान आता है। अगर पूरे भारत में अगर हम बात करें बाढ़ का परसेंटेज, पूरे भारत में तो 12% ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यूपी के बाद देखिएगा तो आपको असम हो जाएगा। अभी आप हाल ही में देखे होंगे, वर्तमान में एक पेपर में चर्चा था कि कहीं बाढ़ आया हुआ है तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो कहीं पर आपको लू चलते हुए मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे तो असम में भी बाढ़ आया हुआ है, और राजस्थान में इतनी ज़्यादा बारिश हो रहा है कि लोग वहाँ परेशान हो गए। वही अगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा का बात करेंगे आप तो यहाँ लू से लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब के कारण हम लोग ही हैं, जिसके वजह से ये सब देखने को घटना मिलता है। कुछ कारण तो प्राकृतिक भी होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो इसका आंसर आपको हिमालय हो जाएगा। अगर हम भारत के मैप से देखने के प्रयास करते हैं तो देखते हैं, ये हमारा हो गया भारत का मैप। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा भारत का मैप हो गया। अगर भारत में अगर वन के बारे में बात करें कितने प्रकार के, तो यहाँ वन आपको 6 प्रकार के मिलेंगे, लेकिन 6 प्रकार में आपको 4 प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं इसको मैप से अच्छे से। आप देखेंगे तो ये हिमालय वन, पर्वतीय वन मिलेगा यहाँ पर आपको। इसे आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलेगा। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। आप इसे देखेंगे तो ये क्षेत्र आपको सदाबहार वन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्षेत्र हमारा हो गया सदाबहार वन। और ये क्षेत्र आप देखेंगे तो मरुस्थलीय वन यहाँ पर मिलता है।
और ये क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दलदलीय वन देखने को मिलता है। अगर हम भारत में वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलेगा, और ये क्षेत्र भी आपको मिलेगा सदाबहार वन। और आपको ये हो गया हिमालय वन। अगर ये जो आपका प्रश्न है हिमालय का ही, आपको यहाँ पर 4 एक वृक्ष है वो भी मिलेगा। और अगर हम इस क्षेत्र में बोले उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तो यहाँ आपको शीशम, आम, सागवान, ये सब जितना भी पेड़ पौधे आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। और ये भी क्षेत्र जो है मरुस्थलीय वन ही है, क्योंकि आप देखेंगे तो आप एक कहीं पर यह प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वृष्टि छाया पड़ने की वजह से बारिश नहीं होता है, तो यही है हमारा क्षेत्र है, नागपुर का क्षेत्र है, जहाँ पर वृष्टि छाया पड़ जाता है जिससे बारिश नहीं होता है। अब वृष्टि छाया पड़ने का वजह है ना कि यहाँ पर एक आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, और जब ये मानसून अरब सागर से जाती है तो ये टकराती है, तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश करवाती है, जबकि इस क्षेत्र में बारिश करवाती ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको भी मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा। और ये तो आप देखे ही हैं राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। और यहाँ अगर आपको पेड़ पौधे की बात करें तो यहाँ पर आपको बबूल, खजूर और बैर ये सब देखने को मिलेगा। और ये सदाबहार वन है जहाँ पर आपको महोगनी, ये सब पेड़ पौधे, देवदार, ये सब मिलेंगे। और अगर हम भारत में कुल क्षेत्रफल का बात करें कि कितना वन है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल में वन और एवं वृक्ष का बात करें तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.62% परसेंटेज में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे एरिया में तो आपको लगभग मिल जाएगा 80.9 मिलियन वर्ग हेक्टर। ये हमारे भारत का हो गया वन का क्षेत्र। अगर बिहार की आप बात करेंगे तो आपको बिहार में प्रतिशत में पूछा हुआ है, बीपीएससी का खास है कि हमेशा एक न एक प्रश्न पूछता ही ये वन से है। या आपको करेंट में जैसे अभी 17वां आया है वन रिपोर्ट 2021 में, तो उससे पूछेगा। इससे पहले पूछा हुआ है 66 में जो आया था 16वां वन रिपोर्ट। तो अगर अभी आप बिहार का देखेंगे तो बिहार का आपका हो जाएगा 7.84%। ये हमारा बिहार का परसेंटेज में हो गया। तो आप ये हम वन देख लिए। अगर ये क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा अरावली हो जाता है। ऑप्शन से देखते हैं। अगर अरावली देखिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसका विस्तार राजस्थान से गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और अरावली पर ही हमारे भारत का राष्ट्रपति का निवास स्थान है, जिसे हम राजसीना के पहाड़ी से जानते हैं। और आप देखेंगे ये नीलगिरी है, तो नीलगिरी आपको यहाँ पर इस टाइप से मिलेगा। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला क्षेत्र है। और नीलगिरी पर ही आपको पालन घाट की पहाड़ी मिलेगा देखने को। अगर आप हम विंध्याचल का बात करें तो विंध्याचल हमारा इस टाइप से भारत का उत्तर दक्षिण में मध्य में बांटती है विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में आप आइएगा तो आपको यहाँ मलवा का पठार मिलेगा, दक्षिण में आइएगा तो आपको सतपुड़ा श्रेणी मिलेगा। ये तो हमारा 9वां प्रश्न हो गया। हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यूपी होगा। अगर पूरे भारत में हम बात करें कि नलकूप से कितने प्रतिशत खेती होती है, तो आप देखेंगे तो लगभग नलकूप से 61.8% है। और अगर सबसे सिंचित क्षेत्र में बात करें तो आपको सबसे सिंचित क्षेत्र आपको यूपी मिलेगा। और अगर हम तालाब से बात करें कि तालाब से सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है, तो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा तालाब से खेती किया जाता है। और हमारे भारत में आप देखेंगे तो इसके बाद आ जाता है नलकूप के बाद आता है नहर। नहर से अगर आप देखेंगे परसेंटेज में तो 24% लगभग खेती नहर से किया जाता है। और तालाब से देखेंगे तो आपको
49% खेती तालाब से किया जाता है। अगर हम भारत में कहें कि सिंचाई का कितनी प्रतिशत व्यवस्था है, तो अब भारत में 49% ही ऐसा सिंचाई का व्यवस्था है। बाकी हमारे भारतीय किसान मानसून पर ही निर्भर करते हैं। और तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर लगभग यहाँ सबसे ज़्यादा तालाब से खेती होता है। और तालाब से खेती होने का कारण यहाँ पर है कि यहाँ पर पठारी, दक्षिण भारत में देखेंगे तो आपको पठारी क्षेत्र बहुत अधिक मिलता है। और यहाँ पर ज़्यादातर ना नहर का निर्माण हो पाता है और ना ही यहाँ पर आपको नलकूप का निर्माण ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में आपको पानी का अंदर में संभावना नहीं होता है। तो इसलिए हम देखेंगे तो यहाँ हमारा क्षेत्र में सबसे, दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा खेती तालाब से होता है। ये तो हमारा 10वां प्रश्न हो गया। आज का क्लास तो मेरा यहीं ख़त्म होता है। और आप लोग को अगर मेरा सीरीज सही लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।